सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लापता लीडर ऑफ द अपोजिशन लंदन में सैर तफरी और हशाश बशाश लंदन की सड़कों में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। जुमे का आज दिन था, आज ये समाअत हुई और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मियां साहब ने जो उनको 6 हफ्ते की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत दी गई थी उसमें इलाज सही तरीके से नहीं कराया गया। ये तमाम 6 हफ्ते सिर्फ टेस्ट करवाने में ही गुजार दिए गए। अब 7 तारीख को मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर गिरफ्तारी देनी होगी। वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके भाई मियां शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं उनको भी नैब ने ज़ाती हैसियत में 13 मई को तलब कर लिया है। अब वो 13 मई को पेश होते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, चूंकि अपने ओहदे जो कौमी असम्बली में उनके पास मौजूद थे, पीएसी की चेयरमैनशिप को वो गुज़िश्ता रोज़ छोड़ चुके हैं। नून लीग ने राना तनवीर को अब पीएसी का चेयरमैन नामजद किया है, जबकि ख्वाजा आसिफ को भी अब पार्लिमानी लीडर बनाया जा चुका है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये नून लीग का अंदरूनी मामला है, वो किसको मुंतखब करते हैं उसको हम तस्लीम करते हैं, नहीं ये बाद में देखा जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में गुफ्तगू की और असद उमर के हवाले से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो एक बार फिर काबीना का हिस्सा बने और जल्द ही असद उमर काबीना में शामिल हो जाएंगे। इस पर असद उमर क्या जवाब देते हैं, इस पर भी अभी उनका रद्दअमल आना बाकी है कि वो आया काबीना में कोई ओहदा कबूल करते हैं, किसी वजारत के कलमदान को कबूल करते हैं या नहीं। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मियां नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में बात करते हैं। 7 तारीख को अब उनकी 6 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म हो, अब इसके बाद वो एक बार फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जो चहमगोइयाँ की जा रही थी कि अंदरूनी तौर पर कहीं कोई डील हो रही है, किसी किस्म की हुकूमत की जानिब से मियाँ बरादरान को ढील दी जा रही है, उस सिलसिले में अब चूँकि ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो चुकी है, तो अब ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि 7 तारीख को एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ वापस जेल चले जाएंगे। इसी सिलसिले में बात करते हैं, पीजे मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है, माहिर कानून है लेकिन सियासी तबसरा और तज्ज़िया भी खूब करते हैं। तो मीर साहब पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। मियाँ साहब 7 तारीख को एक बार फिर गिरफ्तार हो जाएंगे, तो ये 6 हफ्ते का जो वक्त मिला था बड़ा अच्छा मौका था नून लीग के पास, मियाँ साहब के पास, कि वो अपना इलाज कराते, बीमारी से छुटकारा हासिल करते। अगर इलाज मुमकिन नहीं हो पाता पूरा तो फिर बाहर जाने की दरख्वास्त करते, लेकिन तमाम वक्त जैसे हालत ने भी रिमार्क्स दिए उन्होंने तो सिर्फ मुख्तलिफ टेस्ट में ही गुजार दिया। ये बिल्कुल सही है। देखिए ना, अगर आपको एक कंसेशन मिलती है या आपको एक थोड़ी सी लीवरेज मिलती है कि आप इलाज करवाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इलाज जैसे कि कहा जा रहा है कि नहीं हुआ है, तो फिर ये कोर्ट को चाहिए ये तो एक इन्वेस्टिगेट करे इनके डॉक्टर्स को कि आप कर 6 हफ्तों में आपने किया क्या है इनका। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है तो फिर आप 6 हफ्ते में क्या करते रहे, ये एक बहुत अहम सवाल इस पर उठता है एक। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम यहाँ इस पे लेके चल रहे हैं तो फिर ये लॉ जो है ये सब पे भी अप्लाई होगा। ये नहीं कि एक शख्स पे, हर एक पे आप अप्लाई करें कि अगर आपने ऐसी कंसेशंस देनी है, चीज़ करनी है तो देन इट हैज़ टू बी अबव द बोर्ड एंड इक्वली, मैं कहता हूँ कि ओपन टू एवरीवन। तो इस पे मैं समझता हूँ अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी। ये भी एक आप कह लो कि शरीफ फैमिली पे हर जुम्मे को ही कुछ ना कुछ एक भारी चीज़ पड़ती है, और आज भी जुम्मा ही है जैसे आपने भी कहा। तो इस जुम्मे पे आज इनको कुछ मैं समझता हूँ कोई अच्छी खबर नहीं मिली। लेकिन आज से कि अभी 2-3 दिन है, ये आगे क्या करेंगे, क्या किसी अपील पे जाएंगे? आई थिंक अज़हर बैठे हैं, अज़हर नोज़ बेटर ऑन दिस कि ये कोई ऑप्शंस हैं इनके पास, और या इनके पास कुछ और ऐसी आप कह लो कि एवेन्यू है कि जिससे इनको रिलीफ मिले, या ये स्टेटस को वही होगा कि अपनी जाके गिरफ्तारी देंगे। सही। तो अज़हर साहब, अब चूंकि सिर्फ मंगल तक का टाइम है, मंगल को ज़ाहिर ज़मानत की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद ज़ाहिर मियाँ साहब को गिरफ्तारी देनी होगी। अब इन 2-3 दिनों में क्या इस फैसले पर कोई नज़रसानी की अपील दायर हो सकती है? कानूनी तौर पर यह मामला कुछ आगे बढ़ा सकती है नून लीग? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत पहले कह चुका था, बेसिकली बुनियादी तौर पर ये 476 यानी एक
लीव टू अपील दायर की थी। लीव टू अपील का केस बनता नहीं था और 476 की एप्लीकेशन तो इस कॉन्टेक्स्ट में थी लीव टू अपील के ऊपर। जब वो ज़मानत खारिज हो रही थी, वो दरख्वास्त खारिज हो रही थी, तो इस पर एक मौका लिया गया कि हमें कुछ वक्त दे दिया जाए। तो ये बेसिकली एक कंसेंट ऑर्डर था, बामी यानी कोर्ट को सामने रखते हुए कि इसको एक ऑर्डर लिया गया और उस ऑर्डर में सर्टन कंडीशंस थी। बाहर जाने के हवाले से था, फिर ये था कि इलाज कराना है, अगर कोई ऐसी बात भी हो तो उसी ऑर्डर के अंदर एक लीड मौजूद थी कि आप मुतलका हाई कोर्ट के सामने चले जाएं। अब अदालत ने जब ये दी तो अदालत ने इसलिए ये दी थी कि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में एंजियोग्राफी कराने का कहा था। लेकिन हुआ क्या, हमने सारा देखा कि सियासी मुलाकातें हो रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कौम को, एक स्टंट खेला जा रहा है। और एक वजह यह भी है, लोग कहते हैं बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं हक़ाइक़ पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि वाकई अगर ऐसी कोई बीमारी होती तो अस्पताल में दाखिल होते, कम से कम 2-4 दिन अस्पताल में गुजार के आए होते। ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं था और इसमें प्रेसिडेंट सेट हो चुकी हैं। डॉक्टर आसिफ हुसैन के केस के अंदर और शजीर नाम मेमन के केस के अंदर डॉक्टर आसिफ हुसैन में 8 मेडिकल बोर्ड बैठाए थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो ये सरकारी अस्पतालों में जाते, वहाँ बैठ के मेडिकल बोर्ड बनाते, इलाज करवाते, वहाँ पर बाकायदा आपकी एंजियोग्राफी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हर अस्पताल में ये होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद ये नहीं था। मकसद उनके पीछे ये था कि एक बयानिया तश्कील देना था और आज बयानिया इतनी बुरी तरह से रद्द हुआ है। 2-3 वजूहत इसके साथ बड़ी वाज़ेह तौर पर जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर आज कहा गया कि हमें कोई ऑब्जर्वेशन दी थी, वो ऑर्डर में नहीं लिखा। भाई जिस दिन 26 मार्च का या 23 मार्च का ऑर्डर आया है तो तब से खामोशी क्यों बैठी थी आपने 1 माह के बाद आके रिव्यू दायर किया। अगर कोई गलती थी, बहाम था। और दूसरा, आप रिव्यू में आए हैं 108 आर्टिकल 188 बड़ा लिमिटेड स्कोप है। यानी रिव्यू क्या है कि उस फैसले के अंदर कोई गलती हो, कोई कानूनी चीज़ें ओवरलुक हो गई हो, वो ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं थी। और दूसरा बड़ा वाज़ेह तौर पर कि वो तो मामला ख़त्म हो गया। अब अपील आपकी पेंडिंग है सुप्रीम हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और वहाँ भी आपने मेरिट पे बेल नहीं बनती थी, आपने मेरिट की बेल वापस ली और बाकायदा मेडिकल बुनियादों पर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड देखने के बाद आपकी ज़मानत खारिज की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या ऐसी नई चीज़ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था, वो कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अब आगे आप जो 7 सवाल के मौके क्या हैं, देखिए बुनियादी तौर पर अब तो बात बड़ी सीरियस ही है कि जेल जाएँ, जेल में वहाँ का जो डॉक्टर है ना उसके वो टेस्ट कराएं और उन्हें कहें कि वो मेडिकल बोर्ड में दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इलाज पाकिस्तान में होना है या पाकिस्तान से बाहर होना है, वो कानून यही है। दूसरा हल क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं कि हमारा मेडिकल बोर्ड नहीं बन रहा या ऐसी, और इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जेल सुप्रिटेंडेंट को और बाकायदा ये इजाज़त है इस बात की कि अपने कैदी का इलाज हर तरह से कराए, वो बाकायदा हो सकता है किसी अस्पताल में भेजने के बाद उसको सब जेल डिक्लेयर कर दे। लेकिन मकसद ये नहीं है। और ये मजाक क्या उड़ाते थे कि अपना जनरल परवेज़ मुशर्रफ बाहर जाके बैठ गया है, और आज देखिए आज कुदरत ने साबित कर दिया जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ तो बहुत तकलीफ के अंदर है, बीमारी में है और वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। भाई ये तो सजा याफ्ता आदमी है, इसने वक्त जेल में गुजारना है, जेल से बाहर नहीं। इनका भाई देख लें आप, अब प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहे, यानी तकरीबन 60 दिन जेल की सजा हुई, सही जेल में गए, जमानत हुई और 1 दिन सिर्फ वक्त गुजारा और वो अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी के चक्कर में वहाँ आते रहे। और तकरीबन आप पिछले उठा के देखें, जब से बाहर आए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग कितनी हुई है। यानी ये कौम को ये सारा और ये हमारी अदालतों को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ये मिसयूज करते हैं बेल को, और यहाँ ठीक है मिसयूज ऑफ बेल किया है। सुप्रीम कोर्ट को भारी जुर्माना करना चाहिए था इनके ऊपर कि आपने अदालत का वक्त चले साहब आपका पॉइंट आ गया, ज़ाहिर अदालत का वक्त ज़ाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट को इन्हें कोई भारी जुर्माना आयद कर जाना चाहिए था। ये आप कह रहे हैं कि रियाज फतियाना साहब पीटीआई के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, जरा उनसे भी हुकूमत का और हुकूमती पार्टी का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं इस सिलसिले में। तो रियाज साहब, मियां नवाज शरीफ को अब जेल जाना है 7 तारीख को, अब जेल के डॉक्टर से ही उनको इलाज कराना पड़ेगा। ज़ाहिर है पंजाब में या पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल तो अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने बनाया नहीं कि जहां वो इलाज करा सकते। अब हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है कि आपके मौक़िफ़ की फतह हुई है, नून लीग को एक बार फिर यहाँ कानूनी तौर पर शिकस्त हो गई है? देखें, छोटे मियाँ साहब तो बरतानिया चले गए, उनके वापसी का दूर का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। उन्होंने जाते ही वहाँ से पब्लिक अकाउंट कमेटी और कौमी असम्बली में पार्लिमानी है अपोजिशन लीडर दोनों से इस्तीफा दे दिया। तो
तो एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी मुल्क से बाहर जाता है वापस नहीं आता। जैसे सागदार साहब वापस नहीं आया, जैसे सलमान शरीफ साहब नहीं वापस आए, शहबाज साहब। तो मेरा ख्याल इनकी भी वापसी का इम्कान तो नहीं है। रह गए बड़े मियाँ साहब, तो अब वो भी बीमार हैं। अब अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे। तो इंसान जब इक़्तिदार में हो ना, तो उसको उन वक्तों का भी ख्याल करना चाहिए जब उन्हें अच्छे लोग तो अपने इलाके की जेलें भी ठीक रखते हैं, ताकि जेल भी जाना पड़े तो उनको आसानी हो, खराबी ना हो, परेशानी। रियाज साहब, आपको इतना यकीन क्यों है कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे? कल ख्वाजा आसिफ साहब यहीं बोल न्यूज़ से हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जल्दी वापस आएंगे और जो उनका किरदार है असेंबली में और अवामी नुमाइंदे की हैसियत से वो उसको निभाते रहेंगे। देखिए, इसहाकदार साहब के बारे में भी यही कहा गया था वापस आ जाए, कि वो वापस नहीं आए। लेकिन पहली बात यह कि उनको गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। अगर जल्दी आना होता तो कभी भी अपनी जगह पे लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज ना करते। आपको याद होगा पहले भी वो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बने, कौमी असम्बली में अपने साहबजादा हमजा शहबाज साहब को बनाया उन्होंने, सूबाई असम्बली पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अब भी माशाल्लाह ख्वाजा साहब से बाहर चीज़ नहीं गई। तो सूरत हाल ये है कि अगर उन्होंने आना होता तो तब्दीली ना करते, 2-3 हफ्तों की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर वो लंबे अरसे के लिए है तो ऑब्वियसली तभी चेंजेस आ रही हैं सर। सही, चलें रियाज साहब साथ ही रहिएगा। जरा पीजे मीर साहब का भी मौक़िफ़ है इस पर जान लूँ। पीजे मीर साहब, रियाज साहब को तो यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आने वाले, चूँकि ख्वाजा इसहाक साहब भी नहीं आए, एक ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे नून लीग का। आपको क्या लग रहा है कि वापस आएंगे शहबाज शरीफ साहब? 13 तारीख को पेशी भी है नैब में, वेस्ट मैनेजमेंट के कंपनी में जो करप्शन का केस है उस सिलसिले में उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है, तो वो पेश होंगे या एक आध पेशी को ड्रॉप करके फिर कोई ईद के आसपास वापस आएंगे? वो मैं जब ये एग्ज़ाइल में थे दोनों भाई, तो मेरा काफ़ी इंट्रैक्शन उधर होता था लंदन में, जब ये जद्दा से उधर आ गए। और इनफैक्ट मैं शहबाज के साथ ही वापस आया था यहाँ जब ये डिपोर्ट हो गए थे। वहाँ उससे पहले मेरे पास अभी रिकॉर्डेड आप कह लो कि इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं रहना चाहता, मेरे पे जो भी केसेस हैं मैं जाके लड़ूंगा, ये फॉल्स केसेस हैं और मैं जाके फेस करूँगा। तो मैंने कहा जी अगर आपको वो बंद कर दें, ऐसी जगह पे जहाँ चाबी फेंक दें। उन्होंने कहा जी चाबी जहाँ मर्जी फेंक दो, मैं करूँगा और मैं आया हूँ, मैं तो आया ही अरेस्ट होने के लिए हूँ, जो कि इनको अरेस्ट करके उसके बाद फिर अगले जहाज़ पे सऊदी भेज दिया था। अब आई नो कि शहबाज के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो ये आते हैं वापस तो इनकी एक फेस सेविंग भी होती है। ये जो पहले मुझे भी इन्होंने कहा है इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा कि मैं आऊँगा, फ़ाइट करूँगा, आके फ़ाइट करेंगे। वही केसेस चल रहे हैं जो पुराने चल रहे थे नैब के, और आज अगर वो फेस करते हैं तो मैं समझता हूँ इनकी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अगर नहीं आए तो इन्हीं के पार्टी वाले जो पहले भी कहते थे देखो जी हमें छोड़ के चले गए, डील करके चले गए और हमें डीप एंड पे इन्होंने भेज दिया है, देखो हम यहाँ केसेस भुगत रहे नैब के आगे और हर एक के आगे और ख़ुद बाहर चले गए, तो इन पे ये इल्ज़ामात फिर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल कि शहबाज विल कम बैक एंड फेस द चार्जेस, जो कि इसने पहले भी कहा था और अभी भी। लेकिन ये भी एक चीज़ बता दूं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। एक तो इनका ब्लड चेंज होता है, एक दूसरा इनकी बैक बहुत पुरानी ख़राब है। आई एम अ विटनेस टू इट, बल्कि मैं एक दफ़ा इनके साथ गया भी हूँ इनके डॉक्टर्स के पास। ही इज़ गॉट एन एक्सट्रीमली बैड बैक। और यहाँ भी लोग आपको बता देंगे जो एहलकार हैं कि जब भी जाते थे इनके पास एक स्पेशल एक कुशनिंग होती थी इनकी बैक के लिए। चलो ये अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ जो सवाल उठता है क्या जी अब वो आएंगे नहीं आएंगे। और मैं समझता हूँ ये जो रिज़ाइन किया है ये बहुत अच्छी चीज़ की है, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि शहबाज को कभी बनना नहीं चाहिए था। क्यों? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आप बन गए, यहाँ पुलिस आपको सलूट मार रही है, उसके बाद जब आप वापस जाते हैं नैब के अंदर पुलिस आपका एस्कॉर्ट करती है अंदर। तो ये एक डायकॉटमी हो गई थी और एक अच्छा इंप्रेशन नहीं था। तो ये रिज़ाइन जो उन्होंने किया, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड इट्स अ गुड थिंग। मैं समझता हूँ फ्रॉम द पार्टी कि अगर किसी पे इल्ज़ाम है, लेट हिम फेस द म्यूजिक एंड देन कम बैक। जिस वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है जिस वक्त वो एग्जाइल में थे उस वक्त तो उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया था और अब तो वो बाय चॉइस गए हैं, खुद अपनी मर्जी से गए। तो उस वक्त
के बयानिए में और इस वक्त के बयानिए में ज़ाहिर एक बड़ा फ़र्क है। और जो आप उनकी जो बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर अल्लाह उनको भी शिफा दे, लेकिन जब दोनों भाइयों को इस तरह की बीमारियां काफ़ी सालों से थीं तो फिर तो सेहत के शोबे में बड़ा जमकर काम करना चाहिए था, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, उनमें सहूलियात बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया दोनों भाइयों ने मिलकर। 30-35 साल से ज़ाहिर ये लोग वहाँ पर पंजाब में इस वक्त हुकूमत में हैं, लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ दोनों में से कोई एक भाई इलाज करा पाता। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो मैं किसी का ब्रीफ होल्ड नहीं करता। मेरी दोस्ती इनसे भी है और इमरान से तो बहुत ही पुरानी है। ये तीनों, इनफैक्ट इमरान को और नवाज़ को मिलाने वाला मैं हूँ। हम खेलते बिल्कुल इकट्ठे थे, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं जानते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ब्रीफ किसी के नहीं होल्ड करता। आई एम अ वेरी फेयर पर्सन। DHQs आप पंजाब में आके देख लें, शहबाज शरीफ ने जो बनाए हैं या जो परवेज़ अलाई ने शुरू किए थे और शहबाज शरीफ ने उसको इम्प्रोवाइज़ किया है, ये आउटस्टैंडिंग DHQs है। ये कोई नहीं कह सकता कि उसने ये नहीं किया, बिल्कुल उसने किया है। मैं खुद आंखों से लैया में चले जाएँ, साहिवाल चले जाएँ, नारोवाल चले जाएँ, ज़बरदस्त किस्म की मैं समझता हूँ काम किए हुए। लेकिन जब खुद का एक होता है तो ये सारे लीडर्स जितने भी होते हैं, ये अक्रॉस द बोर्ड ये बीमार हो जाते हैं और बाहर जाने की सोचते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके सवाल से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। देखो, अगर मैं लीडर हूं ना तो फिर आई हैव टू बी विद माय पीपल एंड देन मेक माई सेल्फ एन एग्जाम्पल। तो अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो फिर आपने जो काम किए हुए पे उस पर भी मैं समझता हूं फिर हर किस्म की क्रिटिसिज्म भी आ सकती है। बट अगेन ये तो अब उनकी चॉइस है। इफ़ ही वांट्स एंड ही कैन अफोर्ड इट तो फिर कोई आदमी भी जा सकता है बाहर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेहत के शोबे में काम बड़ा किया, लेकिन ज़ाहिर इलाज कराने बाहर ही जाते हैं। नज़ीर लगाई साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ भी हैं। तो लगाई साहब, अब मियाँ साहब 7 तारीख को दोबारा जेल चले जाएंगे। बाहर जो उनके जाने का परवाना था उस पर तो अब जो सवालात उठ रहे थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह ऑर्डर आ गया है। अब क्या आप सूरत हाल आगे बनती देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं, क्या वो वापस आएंगे? क्योंकि मियाँ साहब तो अब बाहर नहीं जा सकते, बड़े मियाँ साहब। जी हाँ, जाहिर है कि वो नहीं जा सकते, लेकिन उनका मामला जो है वो हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अपील जो है वो लगी हुई है और उस पर कार्रवाई भी होना बाकी है, उसकी समाअत होना बाकी है। एक मरहला और मौजूद है जहाँ से वो रिलीज लेने के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ तक बात है मियाँ शहबाज शरीफ की, जाहिर है वो मुल्क से बाहर हैं और चले गए हैं, और इलाज हो या इलाज ना हो, लेकिन बाहर और उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था और चले गए। सही। तो लगाई साहब, लेकिन अब 13 मई को उन्हें तलब भी किया हुआ है नैब ने ज़ाती हैसियत में। बड़े मौक़ों पर ये कहते हैं कि हम एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करेंगे चूँकि हमने कोई करप्शन नहीं की है। लेकिन जब भी कोई इस तरह की अहम पेशी होती है उससे पहले या तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं या चले जाते हैं, फिर वापस भी नहीं आते। अब 13 तारीख को पेशी में ज़ाती हैसियत में इनको तलब किया गया है, तो ज़ाहिर है उस पेशी का सामना नहीं करेंगे तो नैब को एक मौका मिल जाएगा इनके खिलाफ बात करने का। जाहिर मौका मिलेगा, और इससे पहले नहीं बुलाया गया था। हसन नवाज पेश हुए थे, हुसैन नवाज पेश हुए थे, नैब कोर्ट में पेश हुए थे, उसके बाद इसाक डार पेश हुए थे। बाद में उन्होंने वो दूसरा रास्ता अख्तियार किया और वो मुल्क में नहीं आए, वापस नहीं आए। तो जाहिर है अब नून लीग की क़यादत में अब सबकी नज़रें जो हैं वो शहबाज शरीफ पर लगी हुई थी। पूरी PMLN के वो प्रेसिडेंट थे और उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, इस सियासी अमल में रहेंगे। आपके लिए स्पेस कितना है, पाकिस्तान के अवाम के लिए कितना स्पेस है? अब मसला ये है कि ये अगर आप आइडियल सिचुएशन में सियासत करना चाहते हैं जिसमें आपको मुश्किलात का सामना ना हो, जिसमें हर चीज़ आपके सामने हो, आपके पास इक़्तिदार हो, आपके पास गाड़ियाँ हो, आपके पास प्रोटोकॉल हो, तो आप सियासत करेंगे। और अगर ये सब कुछ ना हो, आपके ऊपर जो है तलवार लटक रही हो कि आपको एहसास का निशाना बनाया जा रहा है, जिसको आप कहते हैं ठीक है जी आपके हिसाब से इंतकाम का निशाना बनाइए, तो इस सूरत का सामना तो करेंगे ना। अगर सामना नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे कि जनाब फिर किसी और वक्त में कोई और इस तरह का मामला हो तो फिर हम जो है वो वहाँ से आ जाएं वापस और सियासी अमल में शरीक हो जाएं, तो ये इस तरह का ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में उन्हें रहना चाहिए, और अगर वो ये समझते हैं कि वो ठीक है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है मुनासिब नहीं है, तब भी उन्हें ठहरना चाहिए। और अगर उन्होंने किया है तो तब भी उन्हें ठहरना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप मुल्क छोड़कर चल सही चलें, यानी आप कह रहे हैं कि वापस आना चाहिए और एहतसाब के इदारों का सामना करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब गुफ्तगू करने के लिए। तो अज़हर सिद्दीक साहब,
अब एक वक्त जब मियाँ साहब लंदन में मौजूद थे, वो वापस आए थे, हमने देखा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाए थे। बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुनान वहाँ पहुँचे थे, सड़कों पर बड़ा हंगामा भी हुआ था। अब एक बार फिर सूरत आलम देख रहे हैं, मियाँ साहब की ज़मानत मुस्तरद हो गई, वो 7 तारीख को दोबारा जेल जाने वाले हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं। फिर सियासी तज्जियाकार भी ये बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे हैं कि अब वो वापस फ़िलहाल उनकी वापसी का कहीं कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या एक बयानिया, एक डिवाइडेड नज़र आ रहा है इस वक्त नून लीग का दोनों भाइयों के दरमियान? मैं पीजे मीर साहब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, कोई एहसान नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन या पार्लियामेंट्री लीडर बने ही क्यों थे? उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ थी ये और आपको पता है वो सिर्फ मकसद सिर्फ उनका ये था कि वो एक एडवांटेज लेना था, प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से जेल नहीं जाना था। इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सारे मसले के हवाले से यार इतने दिनों में। और दूसरा, मैं पीजे मीर साहब के यादाश्त थोड़ा सा बताता चलूँ, जब ये केस था हुदैबिया का 1992 या 93 के अंदर, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त बीमार थे और यही बीमारियां थी और उस वक्त मेडिकल ग्राउंड के अंदर जमानत ली थी। यानी कौम को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात, मैं उनसे इससे भी इतफाक़ नहीं करता कि कौन से आपको कहा कौन से ऐसे मेडिकल हस्पताल हैं जो आपने ऐसे बना दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस होते रहे, हमने PKLI के हवाले से, बाकी स्टंट के हवाले से, हर हॉस्पिटल के हवाले से आप इमेजिन कर लें, बुरा हाल था। अद्वियात दस्तियाब नहीं थी, मशीनरी नहीं थी। और मैं पिछले कुछ 12 साल से मुख्तलिफ पटिशन दायर करते रहा हूँ। अनोखा चीज़ नहीं है, कुछ नहीं किया। एजुकेशन के सेक्टर को तबाह कर दिया उन्होंने। और ये भी हमने देखा कि 20% फीसें सुप्रीम कोर्ट ने कम कराई और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों में जो कुछ होता रहा, हर एक माह सिवाय ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करप्शन के गढ़ थे, वो चाहे मेट्रो ऑरेंज ले लें, मेट्रोज ले लें या पावर प्रोजेक्ट्स ले लें, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाना था। मेरी इत्तला के मुताबिक 2 काम करने के हैं। एक तो जो करप्शन का पैसा इकट्ठा किया सारा इंग्लैंड के अंदर, वो सारा इकट्ठा करने के, और अहम शायद ये ब्रेकिंग हो, वो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट्री ने पीजे मीर साहब या यकीनन कोई राब्ता करके निकालेंगे, वो उनसे मिल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाने के लिए, अब उसमें कौन कौन लोग हैं, हो सकता है MI6 के लोग भी हो, और वो कोशिश पाकिस्तानी सियासत के अंदर इंटरफेरेंस करने के हवाले से कोई प्रेशर डाला जाए, वो कोई एक कोशिश में लगे हुए हैं और ये बयानिया बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मैं नहीं इस बात को भी ये बाय करने के लिए तैयार कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पे नहीं है। ये पूरे छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये एक तरीका कार इनका बना हुआ है। उठा कर देख ले किसी ऐसी जगह पर ये कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक ने नरम एक ने सख्त रवैया, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने सख्त रवैया, इधर से नवाज शरीफ या हमजा शरीफ बड़ा नरम रवैया इख्तियार किया। यार ये कौम को बेवकूफ़ बनाने का, तो ये कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कह रहे हैं उनकी सियासी स्ट्रेटजी है। करप्शन की आप तो कह रहे थे एक धेले की करप्शन नहीं की, वो भाई खरबों रुपए की करप्शन है। अब आप कौम के सामने आए, फेस करें, ट्रायल फेस करें। आकर आप क्यों नहीं फेस करते? आपके फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है, क्या करने गए हैं आप? कौम को बताएं। एहतसाब का अमल है, ज़ाहिर उससे राय फरार नहीं इख्तियार करनी चाहिए और हुकूमत पे भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो वापस नहीं आते तो फिर हुकूमत उनको वापस लाने में क्या किरदार अदा कर सकती है। चूंकि हमने देखा था कि अदालत से इसहाक डार के खिलाफ उनकी पेशी के ऑर्डर्स निकले, उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया, लेकिन हुकूमत इसहाक डार को वापस नहीं ला सकी। तो फतियाना साहब, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी यही कोई सूरत हाल बन जाती है कि वो वापस नहीं आते और फिर हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद हो जाती है उनको वापस लाने की, तो आप लोग तो इसहाक डार साहब को भी वापस नहीं ला सके थे, मियाँ शहबाज शरीफ को वापस लाने के लिए कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं आप लोग? पहले गुजारिश ये, अस्पतालों का जिक्र हो रहा था मियाँ साहब के दौर में, पिछली गवर्नमेंट जब नून लीग की थी, इन्होंने बिल्डिंग कम बनाई लेकिन वहाँ पे सामान की भरमार कर दी। आज भी वो फालतू सामान कॉरिडोर में और बरामदों में गल पड़ रहा है, इसकी जरूरत नहीं। नंबर 2, को डॉक्टर भर्ती करने चाहिए थे, आज भी स्पेशलिस्ट पोस्टें सारी खाली पड़ी हैं मेजॉरिटी, और खासतौर पर बेहोशी का डॉक्टर तो किसी अस्पताल में दस्तयाब ही नहीं। मजबूर होकर लोग सरकारी की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन करवाने पे। अस्पतालों की सूरत हाल तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई तसल्ली बख्श नहीं है। जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब वहाँ दौरा किया था, तो वो भी सूरत हाल देख के परेशान हो गए थे कि हुकूमत किधर है, इंतजामिया कहाँ सोई हुई है। वज़ीर आला की सरजनिश भी उन्होंने की थी कि ये बदतर सूरत हाल है अस्पतालों की। उसका मेरा अंदाजा है कि 13 तारीख को डॉक्टरी रिपोर्ट पेश हो जाएगी अदालत में, कहा जाएगा कि डॉक्टर ने सफर की इजाजत नहीं दी, तो वो ना डॉक्टर सफर की इजाजत, अगले कई साल तक पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर सफर की इजाजत, इस तरह मामला चलते रहेंगे। तो लोग है, पहले भी आपको मालूम है साहब के माजरत मंतजर है, तशरीफ वापस ले आए,
ये दुनिया का एक इस्तीफा हुआ, मुल्क का वज़ीर खजाना जो मौके पे भी वज़ीर खजाना है, वो एक एजेंसी को मोस्ट वांटेड था, उसको शहरी डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो बदस्तूर पाकिस्तान का झंडा गाड़ी पे लगा के वो बरतानिया में वज़ीर खजाना बना रहा। फिर वो फिर बड़ी मुश्किल से उसे इस्तीफा दिया गया। तो ये तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में अच्छा इतना अच्छा पास रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे हमारे सियासी हुकूमतों का। अगर ऐसी हरकतें ना करें तो कौम में भी हमारी इज्जत में इजाफा ठीक है, कमी हो। चलें रियाज साहब, अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए, पीएससी के चेयरमैनशिप से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नून लीग में जो मुशावरत हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी को शायद वो चेयरमैन पीएससी का ओहदा देने के लिए अब वो कुछ वहाँ गुफ्तगू चल रही है, इस पर पीटीआई क्या सोच रही है? और पीजे मीर साहब का भी इस पर तज्ज़िया लेंगे, अजहर सिद्दीक साहब से बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पीएससी की चेयरमैनशिप से जब शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हुए तो नून लीग में मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ। राना तनवीर का नाम गुज़िश्ता रोज़ इस ओहदे के लिए तजवीज़ किया गया था, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा इस बात पर कन्विंस है कि अब बिलावल भुट्टो को ये ओहदा दिया जाए और पीपल्स पार्टी को ये ऑफ़र दी जाए कि पीएससी की चेयरमैनशिप वो संभाल लें। तो रियाज फतियाना साहब, 4 महीने पहले जब मियाँ शहबाज शरीफ बड़ी तगदौ के बाद ये ओहदा लेने में कामयाब हो गए थे, एक तरह से आपको पॉलिटिकली ब्लैकमेल करके ये ओहदा लिया गया था। अब अगर बिलावल भुट्टो को ये ओहदा दिया जा रहा है तो इस बार तो आप पॉलिटिकली ब्लैकमेल नहीं हो जाएंगे? क्या इस पर मौक़िफ़ रहेगा पीटीआई का और गवर्नमेंट का? मेरा पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी कि दोनों ओहदे पीएमएलएन अपने पास ना रखे। कल था लीडर ऑफ अपोजिशन था और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी थे। अब अगर दोनों ओहदे दो अलग शख्सियात को दिए जाते हैं, हालांकि राना तनवीर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी मांग करती है तो अब देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी इत्तेफाक किस तरह करती है। लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहती है या वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मांगती है। लेकिन ये कि मुस्लिम लीग नून के भी मुश्किलात होगी। पहले दोनों ओहदे उनके पास थे, अब उनमें से एक ओहदा नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब भी छोड़ेंगी तो अपोजिशन के साथ को नुकसान पहुंचने का सकता है। इससे मुस्लिम रियाज साहब, अगर बिलावल भुट्टो पीएससी के चेयरमैन बनते हैं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि दौरे हुकूमत तो नून लीग कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि पहले जरूर की अकाउंटेबिलिटी होगी। ये अपोजिशन का अपना फैसला है, क्योंकि वैसे ऐसे रूल्स में कहीं नहीं लिखा। मैं खुद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ, 3rd टाइम मेंबर हूँ, लेकिन हम जहाँ तक हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो है हमारे कौमी असम्बली के, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि जरूर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह अपोजिशन से हो, लेकिन एक रवायती तौर पर इसमें तो रखा गया पिछले 2 समझियों से। तो अगर हुकूमत को तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर हाँ जरदारी साहब पे इतराज हो सकता है हुकूमत को, लेकिन मेरे से बिलावल साहब पे शायद अब उसको कबूल कर दिया जाए। सही। तो पीजे मीर साहब, हुकूमत के वजूद में आने के बाद 3 से 4 महीने नून लीग ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा उन्हें मिले, वो चेयरमैनशिप उन्हें मिल भी गई। इसमें उन्होंने असम्बली का इजलास ना चलने देने की भी धमकी दी। ज़ाहिर है पीटीआई गवर्नमेंट को इतना तजुर्बा नहीं था, उस वक्त वो इमोशनली ब्लैकमेल होकर उन्होंने ये ओहदा उनको दे दिया। अब सिर्फ 3 से 4 महीने के बाद इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया है, तो अपनी हेल्थ का, फिजिकल कंडीशन का तो उन्हें पहले भी अंदाज़ा था, फिर इतनी मेहनत करके वो ओहदा उन्होंने लिया क्यों था जो पीपल्स पार्टी को देने जा रहे हैं? आई थिंक इसके 2-3 जवाब हैं। एक तो ये है कि एक जब भी आपके पास एक कहीं लकूना नज़र आता है कि अगर आप जेल में जा रहे हैं या आप डिटेंशन में हैं तो उसके निकलने के आप कई तरीके होते हैं। एक में भी ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि नहीं जी ये प्रिंसिपली ये हमें मिलना चाहिए, हम एक बड़ी पार्टी हैं। तो ये इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई थिंक अज़हर ने एक पहले बड़ी अच्छी एक पॉइंट रेस किया है और मुझे भी पता है कि बाहर ये मिले हैं
काफ़ी अच्छे और संजीदा लोगों से जिन्होंने इनको बिल्कुल एडवाइस किया होगा कि आप ये जो PAC के जो चेयरमैनशिप है आप इससे हट जाए, क्योंकि बाहर की अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के कोई संगीन इल्ज़ामात या इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, इंसान अपनी सीट से हट जाता है और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है बाहर कोई भी पार्लियामेंटेरियन वो उस जगह पे नहीं बैठ सकता। इनफैक्ट वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको बिल्कुल एडवाइस किया होगा, ये शायद उस एडवाइस पे हों, लेकिन साथ साथ अंदर पार्टी के अंदर फ्रैक्चर्स पहले भी थे, अब कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वापस ना आए, ये फ्रैक्चर बड़े डीप हो जाएंगे एंड दैट माइट इवन रिजल्ट इनटू डैमेजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज एक पोजीशन इन द कंट्री। बात आती है अभी आपने उनकी की है बिलावल की, क्या हमने हर एक को ये विली नीली उहदे ही देने? बिलावल इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, बहुत अच्छा एक मैं समझता हूँ नौजवान है जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अपनी पार्टी के लिए बहुत कर सकता है। आप उसको अभी भी उस रास्ते पे डाल रहे हो, जिनके पुराने जो ये चुने गिने जो उनके लीडरशिप है उनमें से क्यों नहीं आते हैं लोग? एक्सपीरियंस आपको आदमी चाहिए। चेयरमैन फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ चेयरमैन इज नोबडी। आपको एक एक्सपीरियंस आदमी चाहिए सियासी तौर पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हैंडल कर सके। नाउ ए यंग बॉय लाइक हिम फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट चेयरमैन PAC बना दे, मैं समझता हूँ इट विल नॉट बी गुड फॉर बिलावल हिमसेल्फ। बिल्कुल उनकी पार्टी से आप और किसी को ले लो, बिलावल का फ्यूचर आगे और है, इसको ये बड़े रास्ते पे जाना है। इस रास्ते पे डाल के ये हमारी ये जो साइकोफेंट्स होते हैं ना, ये हमारी लीडरशिप को मरवाने के चैंपियंस बनते हैं। सच्ची बात इनके आगे को बोलता नहीं है, यस सर 3 बैग्स फुल होते हैं इनके सारों के। तो मैं समझता हूँ बिलावल शुड नॉट टेक दिस पोजीशन इवन इफ हिज पार्टी से सो। ये इसका एक अपना रोल है, ये अपने रोल पे चले। इसने पार्टी को रिवाइव करवाना है फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड regionalized party into a national political party as of Zulfikar Ali Bhutto. So इसका एक अपना रोल है। अगर आपने लेना है बिल्कुल आप ज़रूर लें। अब ये PMLN से आप बिल्कुल निगोशिएट करें इससे, लेकिन फतियाना साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अब जो पार्टीज़ हैं वो ज़रूर ये कहेंगी कि भाई एक आप ओहदा रखो, अब आप 2 ना रखो। तो आई थिंक अगेन दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। सही। चलें अजहर साहब, आपका इस पर क्या टेक होगा? चूंकि बिलावल तो एक लात मारकर हुकूमत को गिराने की बात भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी PTI का मौक़िफ़ है कि अगर बिलावल को PAC की चेयरमैनशिप दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, जरदारी साहब पर वो ज़रूर एतराज़ करेंगे चूंकि उन पर भी इंक्वायरीज चल रही हैं, केसेज उन पर चल रहे हैं। अच्छा, मेरा स्टांस बहुत ही मुख्तलिफ है। मैं सियासी बात करने लगा हूँ। ये PMLN के अंदर एक धड़ा है, उन्होंने देखा कि बिलावल एक अपोजिशन लीडर के तौर पर एक सियासत कर रहे हैं, उनको एक ऐसी जगह ला जाए जहां बैठ के वो कंफ्यूज हो जाएं। तो ये एक सियासी तौर पर नवाज शरीफ या PMLN के अंदर से एक कोशिश है कि बिलावल के सियासी कदकाठ को, बड़ी अच्छी बात की है PJ मीर साहब ने कि वो बलूगत नहीं है इतनी, वो इतना बड़ा ओहदा संभाल नहीं सकेंगे। तो ये एक कोशिश है किसी ना किसी तरह से बैक एंड पे मरियम नवाज को फ़ायदा देने की कि मरियम चुप करके साइड पे बैठी रहे और ये बिलावल को जो है ना कैरियर दाव पे लगा दिया जाए। ये कोई इतना अहम इशू नहीं है। इसके लिए आपको सीजन्ड पॉलिटिशियन चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी के हवाले, मैं ईमानदारी के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा, सॉरी, मेरा कंसर्न है कि जिसको एक्सपर्टी हो और एक्सपीरियंस हो। बिलावल आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड चॉइस। यानी फिर वही बात है, आपको उनके फैमिली पॉलिटिक्स में से, पॉलिटिकल गिमिक से निकलना होगा। आपको ये मेरी पार्टी या तुम्हारी पार्टी या हमारे घर की पार्टी से निकलना पड़ेगा। और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने यही एक कॉन्सेप्ट लोगों को दिया है और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इन सियासी जमातों से बददिल हो गए हैं कि यहाँ ये घर की पार्टियां बनी हुई हैं और यहाँ ये क्या हो रहा है, आंख में छली हो रही है ना। हमजा को पंजाब असेंबली में अपना अपोजिशन लीडर बना दो, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दो। तो ये जो तरीका कार है ना, पूरी दुनिया में इस तरह की सियासत नहीं होती है जिस तरह की सियासत पाकिस्तान के अंदर चल रही है। अगर आप वाकई लेना चाहते हैं, आप चाहे, यानी मिसाल बड़ी बातें की जाती हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही, पहले भी होता है। भाई आप बताएं गवर्नमेंट करे क्या, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे ठीक करे? आप बैठ के कोई स्टेट्समैन बन के सोचे से, यहाँ कोई एक जगह तो आकर बैठे हैं। आप कभी हुकूमत गिराने में, बढ़ाने में, चढ़ाने में लगे रहते हैं। कोई इस मुल्क के लिए भी सोचे जो पॉजिटिव आके एक एजेंडे पे लेके आए सबको और राह मुतय्यन करे। आप कहने के कोई मैच्योर पॉलिटिशियन, किसी मैच्योर पॉलिटिशियन को लिया जाए जो अब लोगों को उस ओहदे के लिए अपनी एक्सपर्टी भी रखता हो। सीटें के सही। अगर सब पॉइंट आपका आ गया, जरा आखिर में
वो चीज़ अब खत्म। आखिर में एक मुख्तलिफ मौजू पर ज़रा बात करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अब असद उमर को वापस काबीना में लाना चाहते हैं। जिस वक्त उन्होंने हटाया था वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उनको, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो कोई और ओहदा ले लें, लेकिन असद उमर ने मना कर दिया था। तो रियाज साहब, अब वज़ीर आज़म क्यों असद उमर को काबीना में लाना चाहते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाने में वो फेल हो गए, 7 से 8 माह वो उसको रन कर सके। उस दौरान जो आवाम की हालत रही वो सबके सामने है। उनके फेलियर के बाद ही उनको हटाया गया। तो फिर अब कोई दूसरी मिनिस्ट्री, कोई दूसरा कलमदान उनको क्यों देना चाह रहे हैं जो जिसमें उनकी एक्सपर्टी थी वो वहां तो परफॉर्म कर नहीं सके? जी, गुजारिश ये है कि असद उमर साहब इम्पोर्टेंट रहनुमा है PTI के, तो हो सकता है एक शख्स एक ओहदे पे ज़्यादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि जो वज़ारत ख़जाना है ये बहुत ही ज़्यादा फनी महकमा है और बहुत मुश्किल महकमा है। हर शख्स को आसानी से चला नहीं सकता, लेकिन हो सकता है वही शख्स दूसरी जगह पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। इसलिए असद कैसर साहब को अगर वापस लाया जाता है और वो इस वापसी को कबूल कर लेते हैं तो हर कई वजारतें खाली पड़ी हुई कहीं भी इनको एडजस्ट किया जा सकता है, कोई अनहोनी बात नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक था लीडर अपोजिशन का और चेयरमैन PAC का, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मौजू होगा पीपल्स पार्टी के लिए कि वो बिलावल भुट्टो साहब को लीडर अपोजिशन बनवाएं और चेयरमैन PAC की सीट जो है राना तनवीर के पास रहने दें, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। ये ज़्यादा अच्छा बैलेंस होगा मेरा ख्याल। मैं तो मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ, वरना मेरा तो ठीक है। चलें, आपका मशवरा पहुंच भी गया होगा उन तक। तो PJ मीर साहब, असद उमर साहब को क्यों खान साहब बज़िद हैं? अगर कोई एक मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री में नहीं परफॉर्म कर सका और उसकी एक्सपर्टी भी उसी मिनिस्ट्री में हो, तो फिर वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर सकता है? जैसे फवाद चौधरी साहब को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे दी है, तो असद उमर को वापस लाकर किस मिनिस्ट्री पर काम करवाना चाह रहे हैं खान साहब? यही वजह है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ता। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो पावर में आती है, ऐसे लोगों को लगाती है, ऐसे ओहदे देती है जहाँ के वो टोटली इनकॉम्पिटेंट होते हैं और वो उनकी कॉम्पिटेंसी होती नहीं है। आप उनको सिर्फ एक वजारत दे देते हैं, झंडा लेके फिरो, और वह झंडे के पीछे काम भी बड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह फवाद को ये दे दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको बेचारे को क्या पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी का? वो सारी उम्र जितनी पार्टीज़ में रहा, इंफॉर्मेशन में रहा, उसकी एक्सपर्टीज़ ही वही रही है। ठीक है, उनकी रिप्लेसमेंट लेके आए हैं, ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रही हैं, इनका बहुत तजर्बा है, ये पॉलिटिकल है जो फिरदौस है। अब असद को आपने डे 1 से शुरू कहा था कि भाई ये अकाउंट्स, ये अपना आपकी इकॉनमी ठीक करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, आप कहीं और इनको लगा देंगे। तो आपने जैसे सवाल किया है, जिसके एक्सपर्ट थे उस पे उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो आप कहीं और कैसे डिलीवर करेंगे? यही, और इसके मैं आगे भी सप्लीमेंट्री लेके जाता हूँ, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता कहाँ आता है? सेक्रेटरीज का। फेडरल सेक्रेटरी एक दिन होता है एग्रीकल्चर का, दूसरे दिन फाइनेंस का होता है, तीसरे दिन वो ट्रांसपोर्ट का हो जाता है, चौथे दिन वो किसी और का हो जाता है, और यही आप उनको घुमाते रहते हो। तो आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन में। एंड आई एम श्योर इमरान अगर असद को लेके आते हैं तो प्रॉबेबली फाइनेंस के दायरे में लेके आए। यार उनको एडवाइजर लगा दो, आपने तो काम लेना है ना। जरूरी है कि उसको नाम एक मिनिस्टर का देना है, आप एडवाइजर लगा दो, कंसल्टेंट लगा दो, असिस्टेंट कर लो, तो आप उसी दायरे के अंदर रखो जिसमें असद की फोर्टे, जिसमें एक्सपर्टी है, उसी में रखना चाहिए। मीर साहब, वक्त चूंकि कम है, जरा अजहर सिद्दीक साहब ने भी उनका लास्ट में टेक ले लूं। अजहर साहब, 30 से 40 सेकंड का अपना एक लास्ट टेक आप दे दीजिएगा। आपका इस पर क्या टेक है? खान साहब की दयानतदारी और इंटेंशन पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन उनके इस तरह के डिसीजंस पर ज़ाहिर सवाल तोड़ते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं असद उमर को इसलिए कसूरवार नहीं ठहरता कि इमरान खान साहब ने एक पहले ओपिनियन दे दिया था, कहते रहे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था उनकी तरफ से, और असद उमर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते रहे। देखें, आप पहले हैं सियासी, और सियासी एजेंडा या नारा कोई आके फॉलो नहीं करता, आपको स्टेट्समैन बनना है। और असद उमर साहब की ये बहुत बड़ी गलती थी कि IMF के पास पहले नहीं गए, उन्हें जाना चाहिए था। आपका मुल्क उनके बगैर चल नहीं सकता। और दूसरी जहां तक बात है, असद उमर साहब को भी इस मामले के दिल बड़ा करना चाहिए। कोई सियासी फैसले करने पड़ते हैं, उन्हें किसी ना किसी और वजारत में कोर टीम में ईमानदार आदमी है, और किसी ना किसी और कोर टीम के अंदर आए, आके IMF के पास पहले जाना चाहिए था, चूंकि नागुज़ीर है इस वक्त IMF के पास जाना। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, PJ मीर साहब, रियाज फतियाना साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।